बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, मैंने पिछले दिनों मुस्लिम लीग के संदर्भ में आपसे कुछ बातें की थी। मुस्लिम लीग के उत्थान पतन, उद्देश्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका इत्यादि इत्यादि पर थोड़ा सा हमने आपको बताया था। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने दिसंबर 1906 में की। यह आपको बताया था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, मुस्लिमों के अधिकार को सुरक्षित करना, ब्रिटिश सरकार में जो अवसर हैं उनको एजुकेटेड, शिक्षित मुसलमानों को दिलाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देना। मुस्लिम लीग ने इंडिया एक्ट 1909 में सांप्रदायिक बातों की बात उठाई। मुस्लिम लीग का जो स्थायी उद्देश्य था वह था कि मुस्लिम संप्रदायवाद को, मुस्लिम धर्म को सुदृढ़ करना। इसका आधार इस्लाम था। 1911 और उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस कुछ समय के लिए एक मंच पर आए। वह कारण क्या था? वह कारण था कि तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उसके समर्थक सेनाओं के साथ अपनी सहभागिता की। भारतीय मुस्लिम यह चाहते थे कि वे भारत के लोग तुर्की का साथ दें। वे चाहते थे कि ब्रिटेन कुछ ऐसा न करे जो खलीफा के विरुद्ध हो। खलीफा जो है मुस्लिम धर्म का, विश्व में मुस्लिम धर्म का शीर्ष था, उसका रिलीजियस धार्मिक गुरु था। उनका मानना था कि यदि तुर्की डिफीट हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध में तो मुसलमानों के लिए यह एक खतरनाक संकेत होगा। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से इसी संदर्भ में हाथ मिलाए। कांग्रेस ने इस अवसर का लाभ उठाया और मुस्लिम लीग के सामने एक बहुत आकर्षक योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस ने सांप्रदायिक इलेक्टोरेट के निर्णय को स्वीकार किया और सांप्रदायिक वेटेज और सांप्रदायिक वीटो के भाव को कांग्रेस ने स्वीकार किया। इसका परिणाम क्या हुआ यह भी जानने की जरूरत है। इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वस्तुतः खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। इसके बाद भी गांधी ने
असहयोग आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। और असहयोग आंदोलन जो था वह भारत में मुस्लिम समाज के समर्थन प्राप्त करने का एक तरीका था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था वह बहुत क्षणिक था। मोपला विद्रोह जो 1921 में मालाबार में हुआ, उसने सांप्रदायिक उद्वेग को फैला दिया। इसका परिणाम हुआ कि 1922 और 1924 में हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की और साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत के आंतरिक स्थिति को समझने के लिए और संवैधानिक सुधारों को गति देने के लिए था। यह वास्तव में गोरों का कमीशन था। यह वास्तव में क्या था? साइमन कमीशन गोरों का कमीशन था। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट विरोधपूर्ण मीटिंग की। देश भर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम लीग ने उस समय कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा सूत्र निकाला जाए, एक ऐसा फार्मूला सामने लाया जाए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के पहले सामने आ जाए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समर्थन चाहा और चाहा यह कि संपूर्ण स्वराज्य की भावना को पाने के लिए, जिसमें नेहरू रिपोर्ट ने संस्तुति की थी, मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आए। लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस के उस ऑफर को ठुकरा दिया। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्लान की घोषणा की। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम को ठुकराया। 1930 में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय राउंड टेबल कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने अपनी मांग को और आगे बढ़ाया, जिसमें गांधी ने भाग लिया था, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, जो 1932 में हुआ। इस प्रकार आप देखें तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कोई मामला सुलझ नहीं सका और कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ नहीं आ सके। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग की, अलग राष्ट्र की मांग की, और यह पाकिस्तान की मांग थी। 1924 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें भारतीयों के मन में यह भाव घर कर गया कि हिंदू मुस्लिम एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकते। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे
यूनाइटेड भारत में, संयुक्त भारत में खुशी से नहीं रह सकते। मोहम्मद इकबाल 1930 में लीग के नेता थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, मुस्लिमों के हित की सुरक्षा का प्रश्न तभी सुलझ सकता है जब मुसलमानों को अलग राष्ट्र मिले। उन्होंने कहा कि इफ सच ए थिंग इज इम्पॉसिबल इन इंडिया, द ओनली अल्टरनेटिव इज सिविल वॉर, which as a matter of fact has been going on for the same time in the shape of Hindu-Muslim riot. I fear that in certain part of the country, NW India Palestine may be repeated. Do not you think that a time for such demand has already arrived? Perhaps this is the best reply you can give the atheistic socialism of जवाहरलाल नेहरू। इकबाल ने लिखा। इकबाल ने एक तरह से धमकी दी कि अगर मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड नहीं दी जा सकती तो गृह युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन वे इस बात के समर्थक थे कि पाकिस्तान का निर्माण होना ही चाहिए और पाकिस्तान के निर्माण की यह योजना, यह भाव भारत के एक बड़े मुस्लिम समुदाय को लाभ कर दिखाई पड़ा। उनका शब्द था, द वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट द लंडन, चौधरी रहमत अली एंड हिज 3 फ्रेंड is one of their pamphlets titled Now or Never, published in 1933. The intended state was to include Hyderabad in the south, Bengal and Assam in the northeast, and Punjab, Sindh or Balochistan in northwest, frontier and Kashmir in the territories. रहमत अली ने पाकिस्तान का भौगोलिक स्थिति की भी घोषणा की, जिसमें हैदराबाद था, कश्मीर था, पंजाब था। इस भाग को लेकर के पाकिस्तान का जो विचार था वह चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने कैम्ब्रिज में, सोचिए कैम्ब्रिज में, विदेश में, इस राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाया। बाद में मुस्लिम लीग ने इस भावना को स्वीकार कर लिया। कश्मीर का मुद्दा इसी के साथ जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण, रहमत अली के कारण पाकिस्तान का निर्माण और उसमें कश्मीर का मुद्दा यहीं से शुरू होता है। 1937 के इलेक्शन चुनाव में, जो 1935 में हुआ, कांग्रेस और लीग के पारस्परिक संबंध और खराब हो गए और इलेक्शन के समय दोनों पक्षों के मत विभाजित हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब, बंगाल और असम के मुख्यमंत्री ने सिकंदर हयात खान, मिस्टर फजलुल हक एंड सर मोहम्मद सादुल्ला खान ने इस बात को आगे बढ़ाया कि 1937 में मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तान को समर्थन दिया जाए। लीग ने हमेशा सांप्रदायिक, मुस्लिम लीग ने हमेशा सांप्रदायिक पत्ते खोले, हमेशा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सारी तैयारियां की।
22 दिसंबर 1939 में डेलिवरेंस डे मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डेलिवरेंस डे मनाया। मुस्लिम लीग ने हमेशा धार्मिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया और वर्ल्ड वार में भी, विश्व युद्ध में भी यह काम किया। ब्रिटिश जो है भारत के लोगों को यह संतुष्ट करने का प्रयास किया कि उनका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट टू इंडिया देने का है। 1940 में लाहौर लीग में भी पाकिस्तान जैसे शब्द का विकास किया गया। 1940 में लॉर्ड लिटिगो ने यह मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि मुसलमानों को ऑफर दिया कि जो अगस्त ऑफर है वह ब्रिटेन और इंडिया के बीच में सेटलमेंट का कारक है। द क्रिप्स प्लान 1942 में लाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया और उसके बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अब आप देखिए, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भी धोखा दिया, मुस्लिम लीग ने अखंड भारत को भी धोखा दिया। मुस्लिम लीग का जो छुपा एजेंडा पाकिस्तान था वह 1942 तक सामने आ गया था। 1944 में मुस्लिम लीग ने सीआर फार्मूला को रिजेक्ट किया। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आंतरिक सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर थे कांग्रेस के, उनके प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पहली बार कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उसे भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार आप देखिए कि 1948 में पाकिस्तान डे 17 मार्च 1947 को उन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान इसमें शामिल हुए और इस प्रकार आप देखिए कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी संघर्ष का परिणाम के रूप में सामने आया। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर एक साथ होकर पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर संघर्ष करते तो शायद भारत का विभाजन न हो पाता, लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अलग रास्ता अपनाया और कांग्रेस अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर मुस्लिम लीग से पैचअप करने या सौहार्द स्थापित करने या एकजुट करने का प्रयास कभी नहीं किया। अब आप देखिए कि मुस्लिम लीग का उदय सांप्रदायिक तत्वों के कारण हुआ। हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर नहीं आ सके। मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना का कोई मतलब नहीं रहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण का दृढ़ निश्चय कर लिया था और इस प्रकार मुस्लिम लीग का उद्देश्य था भारत का विभाजन करना और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मुस्लिम लीग ने जो भूमिका निभाई वह भूमिका सांप्रदायिक था और वह भूमिका भारत को विभाजित करने की भूमिका था और अंत में मुस्लिम लीग के प्रयासों से
और कांग्रेस की कायराना स्थिति से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था इस्लाम धर्म को स्थापित करना, भारत का इस्लामीकरण करना और मुस्लिम सुप्रीमेसी को स्थापित करना। और संपूर्ण संयुक्त भारत में मुस्लिम सुप्रीमेसी की स्थापना नहीं हो सकती थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों के हित संरक्षित करने की बात जरूर हुई, लेकिन मुस्लिम लीग को संयुक्त भारत के या कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास नहीं था। तो यह विश्वास का संकट था, हित का संकट था, नेतृत्व के स्वार्थ का संकट था। मुस्लिम लीग का भी अपना स्वार्थ था, वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। उनको पता था कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ही सत्तासीन होगी, उनको सत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने सत्ता पाने के लिए अपने मूल उद्देश्य पाकिस्तान के निर्माण में सफलता पाई। तो यह मुस्लिम लीग का आचार चरित्र और चेहरा हो गया, यह मुस्लिम लीग की कारगुजारी हो गई, यह मुस्लिम लीग का उद्देश्य हो गया। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंतर्द्वंद्वों के कारण भारत का विभाजन हुआ। यह मुस्लिम लीग का अध्याय है।